सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडी करेंगे। सो गाइस, फाइनली आज हम वर्ल्ड वॉर 2 कवर करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और गाइस देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखा तो आप चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाओगे वर्ल्ड वॉर 2 से। तो आप पहले वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो देखिए, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो पे चलते हैं। सो गाइस, जो वर्ल्ड वॉर 2 है, जैसे कि हमें पता है 1935 से लेके 45 के बीच में हुआ था। इसमें भी काफ़ी सारी कंट्री इन्वॉल्व थी। मैंने वर्ल्ड वॉर 1 में समझा था कि कैसे एक के बाद एक कंट्री इन्वॉल्व होती चली गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी हम जानेंगे तो और क्या क्या इसके परिणाम थे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्यों कंट्रीज इन्वॉल्व हुई, ये सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले के। सबसे पहले आप थोड़ा डेट याद कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1935 से लेके 45 के बीच में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 को ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इसमें टोटल डायरेक्टली कहा जाता है 100 मिलियन के समथिंग पर्सनल इन्वॉल्व हुए थे। लगभग 30 कंट्रीज इन्वॉल्व। ठीक है। अब गाइस, अगर आपने अगेन मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखोगे चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ये एक इंसान है हैंडी टैंक। जब यूके ने अटैक किया जर्मनी के ऊपर, तो एक जर्मनी का सोल्जर घायल था बुरी तरीके से। तो यूके के सोल्जर ने क्या किया, इसको मारा नहीं। ये सोच के कि ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल है, इसे हम क्यों मारे, छोड़ देते। लेकिन गाइस, और ये जो छोड़ने वाला सोल्जर कौन था, ये हैंडी टैंडी, यही वो इंसान थे। लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस सोल्जर को छोड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि वो अडोल्फ हिटलर ही था। ठीक है। 28 सितंबर 1918 को इन्होंने उसको छोड़ दिया, और उसके बाद अडोल्फ हिटलर ने धीरे धीरे, आपको पता ही, जर्मनी का एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। अब गाइस आगे सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के रीज़न की। तो गाइस सबसे पहले रिवेंज लेना चाहता था कौन, जर्मनी। क्योंकि जर्मनी का बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके एरिया को डिवाइड कर दिया गया। तो वो रिवेंज बदला लेना चाहता था। दूसरा, वो एक्सपेंशन करना चाहता था, क्योंकि इसके एरिया को, जो इतना बड़ा जर्मनी था वो छोटा सा रहेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन चाहिए थी, कि वो रीगेन करना चाहता था अपने फैमिली वाले एरिया। अब थोड़ा सा ये मैप देखिए। ये 1930 मतलब ये वर्ल्ड वॉर 1 के पहले का मैप है। ये सोवियत यूनियन, रशिया, लिथुनिया, यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी। ये जर्मनी, ठीक है ना। आप ये जर्मनी, अब थोड़ा सा आगे गाइस देखिए। और ये वो मैप है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का। ये देखिए, जर्मनी के पास आसपास कितने, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, बहुत सारे कंट्रीज में से तोड़ तोड़ के बना दिए गए, स्विट्जरलैंड के। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इन कंट्री को कोई जानता नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुआ तो बहुत सारे ट्रीटी साइन हुआ। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को कई सारे इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जैसे आप 1 लाख की आर्मी सिर्फ रखोगे, कभी भी अपने डिफेंस को मजबूत नहीं करोगे, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी गई। लेकिन ये बात जो जर्मनी के लोग हैं उनको पसंद नहीं, स्पेशली किसको, हिटलर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दो पावर्स थी, एक एक्सिस पावर और एक अलाइड पावर। एक्सिस पावर में कौन था, जर्मनी, इटली, जापान। ये तीनों बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे। अब इतना ज़्यादा राइज कर रहे थे कि आसपास एरिया को तो वो कुछ समझते नहीं, बस आसपास का एरिया दिख जाए वो हमारा है, अटैक करो, ले लो, हमारा है। ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो जो जर्मनी के लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किए गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में। तो इस चीज़ का क्या करते थे, बदला लेना चाह रहे थे। और इसी वजह से वो जो भी चीज़ें आता था, जो भी एरिया रहता था, वो क्या करते थे, उसको कैप्चर कर लेते थे। ठीक है। और जो अगर अलाइड पावर की बात करें तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। फाइनली अमेरिका तो आपको पता ही, डायरेक्ट तो वॉर में नहीं था, बट इनडायरेक्टली वो वॉर में आया था। अब गाइस देखिए, सबसे पहले जापान क्या करता है, एक चाइना का एक रीजन है। ठीक है। इस रीजन को, ये मंचूरिया रीजन है, बहुत आपको ये वेस्ट में मिलेगा। जापान इसको कैप्चर करता है। ठीक है। क्यों कैप्चर करता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो उसको लगा भाई ऐसा करते हैं, इस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। उसके बाद जापान जो ये ईस्ट वाला एरिया है ना, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डोमिनेट करती है चाइना, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। मैंने बताया ना, अलाइड पावर में 3 थे। ठीक है। एक्सिस में 3 पावर थे, जर्मनी, इटली और जापान। ये तीनों क्या करते हैं, एक्सपेंशन की पॉलिसी पे चल रहे थे। जापान तो इधर
इस पे अटैक करता है, चाइना पे, और उसके बाद जो इटली है वो इथोपिया पे अटैक करता है, ठीक है। और इथोपिया का बहुत सारा एरिया क्या करता है वो अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। ये रहा इटली, और ये क्या करता है इथोपिया का बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लेता है। अब गाइस उसके बाद क्या करते हैं, बात करते हैं जर्मनी की। तो सबसे पहले जो जर्मनी है वो पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पे 1938 में अटैक करता है। मैप पे हम चलते हैं, मैप से ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये देख, जो जर्मनी है सबसे पहले भाई पोलैंड जर्मनी में से बना था, तो भाई सबसे पहले जर्मनी क्या करता है, इस पोलैंड को अपने अंडर ले लेता है, ठीक है। और कैसे लेता है देखिए, क्या करते हैं जर्मनी और रशिया मिलकर प्लानिंग करते हैं। भाई ऐसा करते हैं ना, हम दोनों मिलकर पोलैंड पे अटैक करते हैं। पोलैंड एक साथ टू फ्रंट वॉर झेल नहीं पाएगा, आधा एरिया आप ले लेना, आधा एरिया मैं ले लेना, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं पोलैंड पे अटैक करते हैं। पोलैंड हार मान जाता है क्योंकि 3 कंट्री कहाँ से वो कर पाएगा टक्कर, ठीक है, वो हार मान जाता है। उसके बाद आसपास की जो जर्मनी क्या करता है, जो मतलब नाजीज़म जो हिटलर रहता है वो क्या करता है, आसपास के एरिया को भी कैप्चर करना स्टार्ट करता है। ये जो सारा एक टाइम पे ऐसा, ये जो सारा एरिया आप दिख रहे हैं ना, ये तो हाँ, ये वाला एरिया, ये सारा इटली को छोड़ के ये सब बिल्कुल कैप्चर कर लेता है एक टाइम, ठीक है। आसपास क्या करता है वो अपनी सोल्जर को बढ़ाता रहता है और एक टाइम पे सारा एरिया कैप्चर कर लेता है। क्या देखिए, अब थोड़ा सा ये देखते हैं गाइस, देखें यूरोप के अंदर क्या हो रहा था। यूरोप के अंदर जो जर्मनी है और इटली है बहुत ज़्यादा बिकम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। 1938 में जर्मनी एनेक्स कर लेता ऑस्ट्रिया को, और वो प्रोवोक करता है यूरोपियन पावर्स को कि वो और ज़्यादा एनेक्स करेगा। जो हिटलर है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा वो बोलता है कि जो जर्मन्स की जितनी लैंड आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ली थी वो हम सब हमें वापस दें, ठीक है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो एरिया था चेकोस्लोवाकिया का, फिर उसके बाद जो ज़्यादातर जहाँ पे जर्मन लोग रहते थे पॉपुलेशन का, उसको ले लिया उसने। कुछ ही समय बाद क्या, जो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है भाई, वो भी उसने बोला कि अब हम वो भी चीज़ कैप्चर करेंगे। इवन तक जर्मनी एक टाइम पे ऐसा होगा था, जो एफिल टावर है ना, जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर है, उस तक वो कैप्चर कर, वहाँ तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, कैम्बरलिन, वो क्या करते हैं अपनी टेरिटरी ना बचाने के लिए एक मुनिक एग्रीमेंट होता है वो करते हैं जर्मनी के साथ। कुछ दिन तक तो वो साथ में मतलब चलता है, वो चीज़ें चलती है। बट एक टाइम पे क्या होता है, जो चेकोस्लोवाकिया गवर्नमेंट रहता है ना, और ये जो एग्रीमेंट है वो चेकोस्लोवाकिया की वजह से गवर्नमेंट ने करवाया था, और इसकी वजह से उन्होंने क्या बोला था, भाई देखो आप ये एग्रीमेंट करो और जर्मनी अब फर्दर और ज़्यादा वो टेरिटरी डिमांड नहीं करेगी, यानी अपनी एरिया को और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेगा। लेकिन होता क्या, जर्मनी तो इन सबसे मानने वाला नहीं, क्योंकि जर्मनी को तो बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। जर्मनी और इटली मिलकर क्या करते हैं, चेकोस्लोवाकिया को तो जीत ही लेते हैं, और उनकी जो एडिशनल टेरिटरी हंगरी सबकी, पोलैंड की, ये सभी क्या करते हैं अपने अंडर ले लेते। अब गाइस देखिए यहाँ पे जब एक बार मैं इसको क्लियर कर दूँ, देखिए ये जो जैसे कि मैंने बताया अभी, तो जर्मनी क्या किया, यहाँ तक फ्रांस तक एरिया को फ्रांस तक कर लिया था, और वो यूके पे भी अटैक कर चुके थे, ठीक है। फाइनली क्या होता है, यूके जाता है अमेरिका के पास। भाई अमेरिका तो अपना न्यूट्रल वाला स्टांस रखता है कि भाई मुझे तो किसी के संग जाना ही नहीं, मैं तो अपना न्यूट्रल रहूँगा। लेकिन क्या होता है कि देखिए ये जो है ना, ये जो पूरा जर्मनी है, पूरा यहाँ तक उन्होंने कैप्चर कर रखा है, सारा एरिया पोर्शन कवर कर रखा है। अब ये जर्मनी जो लगता है हिटलर को लगता है, इतनी बड़ी मेरी एम्पायर है, इतने सारे लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा कम ज़मीन है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने एक बस इमेजिनेशन किया था कि अमेरिका हम पे अटैक करेगा, बट अमेरिका ने किया कुछ नहीं, इन्होंने अमेरिका को ज़बरदस्ती बीच में फंस दिया। यहाँ उन्होंने रशिया के साथ, उनको लगा कि एक टाइम पे ना ऐसा हो सकता है रशिया हम पे अटैक कर देगा, ठीक है। अब रशिया वैसे तो था ही नहीं का पार्ट, लेकिन इनको क्या था कि भाई हमें तो एरिया एक्सपेंशन करना ही, इनको लगा कि रशिया का क्यों ना कुछ एरिया ले लेते हैं। अब वो गाइस क्या होता है, वो अपने सोल्जर लगभग 10 लाख के समथिंग सोल्जर वो भेज, ठीक है, कि जाओ एरिया रशिया का एरिया कवर करो। अब गर्मी तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ आ जाती है, और सर्बिया के अंदर ये जो रीजन है ईस्टर्न वेस्टर्न वाला रशिया का पार्ट, यहाँ पे जब ठंड पड़ती है तो -200 डिग्री तक की टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे भेजते उनके सोल्जर कभी ट्रेंड ही नहीं थे इतने टेम्परेचर में वॉर। फाइनली होता क्या है, सर्दी खत्म होते होते सब सोल्जर सरेंडर कर देते, यानी मारे जाते, ठीक है। जर्मनी देखो भाई यूएसएसआर पे अटैक करता है, विंटर के टाइम पे लगभग 30 मिलियन के समथिंग सोल्जर भेजता है यूएस, और सर्बिया रीजन में भेजता है, जो कि वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है, लगभग टेम्परेचर -200 डिग्री तक चला जाता है। जर्मनी के सोल्जर कभी प्रिपेयर ही नहीं हो पाए थे ऐसे वॉर के लिए। और उसके बाद जो रशियन की एक बटालियन थी जिसका नाम था रेड आर्मी,
वो इनको स्टॉप करती है और विंटर के एंड तक ये वॉर को ख़त्म कर देती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो बाकी सब लोग हैं ना, अब तो रशिया भी उनका साथ नहीं देने वाला, तो बाकी जो अमेरिका और जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम भी कि ना, जो जर्मनी है उसने क्या किया था, फ्रांस के भी कई सारे एरिया को कवर कर लिया था, पेरिस तक वो पहुंच चुके थे। तो अब फ्रांस और यूके मिलकर क्या करते हैं, इधर से भी अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अब जब अटैक करना चाह रहे थे तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी को सिमटा दिया। ठीक है, एक टाइम पे जर्मनी ने क्या होगा, बिल्कुल अब उसे लगने लगा था कि भाई अब मैं और वॉर नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि रशिया भी साथ में, ऊपर से दोनों देश मिलकर साथ में कर, और ये सब जो छोटे मोटे देश थे उनकी सोल्जर कुछ थे नहीं, बस एक नंबर ऑफ पीपल बस ज़्यादा था। ठीक है, बट अमेरिका पे भी अपने न्यूट्रल स्टांस क्लियर है। अब उसके बाद गाय देखो, अब उधर से जापान, जापान भी बहुत ज़्यादा एरिया को एक्सपेंड करा। जापान ने तो इतना एरिया एक्सपेंशन कर दिया कि उसने ऑस्ट्रेलिया ये सब तक कर दिया था। अब जर्मनी ने तो क्या हो गया, एक टाइम पे जब उस पर अटैक किया गया तो एक टाइम पे जर्मनी का जो नाजी था, मतलब जो जर्मनी के हिटलर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन जापान अभी भी एक्सपेंशन की पॉलिसी पे चल ही रहा था। तो जब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे थे, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके ये सब बैठ कर डिसाइड करते कि जापान को कैसे रोका जाए। ठीक है, तो जापान क्या होता है, बहुत वो रुकने की कोशिश ही नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा वो बढ़ ही जा रहा था। तो इस कंडीशन में तीनों क्या करते हैं, तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई जर्मनी को एक लेटर लिखा जाएगा। ठीक है, और हम उसे बोलेंगे कि भाई रुको, आप अपने एरिया को एक्सपेंशन करना छोड़ो। बट वो उस लेटर का रिप्लाई नहीं करते, और फाइनली क्या करते हैं कि अमेरिका ये डिसाइड करता है कि हमें न्यूक्लियर बम बना ही चुके हैं और हम इस पर क्या करेंगे, न्यूक्लियर बम गिराएंगे। और वो क्या करते हैं, जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम गिराते हैं। ठीक है, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी। और होता क्या है, जापान सरेंडर कर देता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर जो बॉम्ब गिराया गया था बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था और जापान इसको झेल नहीं पाते। ये कुछ इफेक्ट्स हैं न्यूक्लियर बम के कुछ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इटली के बारे में देखते हैं। इटली के बारे में देखो क्या होता है। बहुत सारे गाइस चेंजेस होने लगे थे, जैसे कि क्या क्या चेंजेस होने लगे थे। एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, रोजवेल्ट, वो डेड हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं हैरी। अब हैरी आते ही भाई क्या करते हैं, वो किल करते हैं जो इटालियन एक पॉलिटिशियन था, मुसोलिनी, जो इटालियन इटली की तरफ से एक्सपेंशन कर रहा था, उसको मार देते हैं। ठीक है, 2 दिन बाद क्या होता है, हिटलर भी सुसाइड कर लेता है। मैंने बताया 2 दिन बाद हिटलर भी, जब उसको लगा कि भाई आसपास के जो मेरी कंट्रीज अलाइज कंट्री वो भी धीरे धीरे आ रही है, वो क्योंकि लगा मैं भी हार जाऊंगा, मुझे कोई कैप्चर करेगा, इससे अच्छा सुसाइड कर लेता है। और बर्लिन को क्या किया जाता है, सरेंडर करवा दिया जाता है। बर्लिन यानी को जर्मनी को सरेंडर करवाया जाता है। 7 से 8 मई के बीच में अनकंडीशनल सरेंडर होता है। और ठीक है, 8 मई तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता है और जर्मनी एम्पायर है वो क्या करती है, वहीं पे पोर्चुगीज तक रुक जाती है, मतलब उनको रोक दिया जाता है वहीं तक कि अब आप सरेंडर के बाद एक्सपेंशन के लिए वो किया जाता है उनको कि अब आप चीज़ों को और एक्सपेंशन नहीं करें, क्योंकि वो तो जो मेन जर्मनी के लोगों के अंदर जो मेन भावना डाल रहा था हिटलर, वो तो ऑलरेडी सुसाइड कर चुका है, तब जर्मनी के लोग करते नहीं। अब बात करते हैं कैजुअलिटीज। ठीक है, देखिए, अलाइड पावर की लगभग 25% मिलिट्री थी और अलाइड सिविलियंस की 8% थी। अभी क्या देखिए, ये बता रहा है कि किसके ज़्यादा हुए थे, तो ये सीख लेना है। ठीक है, कैजुअलिटीज की बात करें, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बनाया गया था, जब मतलब हुआ था, तो उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था कि भाई आगे से कोई वॉर ना हो। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर 2 होता है, लीग ऑफ नेशन फेल कर जाता है, क्योंकि इसका मेन मोटिव था वॉर को स्टॉप करना, बट स्टॉप नहीं कर पाता। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप नए नए एडिटिंग टिप्स जानना चाहते हैं, कैसे थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, कैसे वीडियो को क्रॉप्स करते हैं, तो टीम क्रिएटर नाम का चैनल है यूट्यूब, आप उसे विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले